हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कौन सी यूनिट और कौन से पेपर के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, आज की इस वीडियो में जो पेपर अभी हमारा जून 2024 में हुआ था, उस पेपर में जो बायोकेमिस्ट्री वाला सेक्शन है यानी यूनिट नंबर 1 में पार्ट बी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पेपर है अपना जून 2024, यूनिट है फर्स्ट यानी बायोकेमिस्ट्री और शिफ्ट है 1 यानी मॉर्निंग शिफ्ट, और उसमें भी हम पार्ट बी के जो 4 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इसी पेपर से, इसी यूनिट से और इसी शिफ्ट से पार्ट सी के जो 6 क्वेश्चन हैं उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर बात की जाए बायोकेमिस्ट्री की, थोड़ा बेसिक मैं आपको एक बार बता देती हूँ। बायोकेमिस्ट्री हमारे सिलेबस का फर्स्ट यूनिट है और बायोकेमिस्ट्री में मेन 4 टॉपिक होते हैं, यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। सबसे पहला है एंजाइम, सेकंड टॉपिक आप रख सकते हैं मेटाबॉलिज्म, थर्ड टॉपिक आप इसमें रख सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स, और फोर्थ टॉपिक में आप रख सकते हैं जिसमें एटम्स आ जाएंगे, मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे और बॉन्डिंग आ जाएगी, बायो एनर्जेटिक्स आ जाएगा और पीएच आ जाएगा, बफर। ये सब मैं एक के अंदर कंसिडर कर रही हूँ। तो अगर बात करें मेजर टॉपिक की, तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर 4 मेजर टॉपिक हैं। एंजाइम है, मेटाबॉलिज्म है और बायोमोलिक्यूल्स है, और ये एटम, मॉलिक्यूल, बायो एनर्जेटिक्स, पीएच, बफर, ये सब हैं। ठीक है, हालांकि ये बहुत वाइड टॉपिक हैं, बट इनको हम 4 मेजर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एंजाइम्स में हम पूरा एंजाइम के बारे में पढ़ते हैं, जो भी इसके इनिबिशन वाले केस हैं, काइनेटिक्स है, एवरीथिंग। मेटाबॉलिज्म में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन है, लिपिड्स हैं और न्यूक्लिक एसिड है, सबके मेटाबॉलिज्म की मैं बात कर रही हूँ। बायोमोलिक्यूल्स में ये जिनका भी मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे उन सबकी स्ट्रक्चर के बारे में बेसिकली हम पढ़ते हैं इन द बायोमोलिक्यूल। जैसे प्रोटीन की स्ट्रक्चर है और न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर है और फैट्स की स्ट्रक्चर है, एवरीथिंग तुम्हारे इस वाले टॉपिक में आ जाएगा और बाकी सारा पार्ट तुम्हारा यहाँ आ जाएगा। तो 4 मेजर टॉपिक है हमारे यूनिट बायोकेमिस्ट्री में, और एक बेहद ही इंटरेस्टिंग और जरूरी टॉपिक है, जरूरी यूनिट है जो तुम्हें पढ़नी होती है। अब जो जून 2024 का अभी जो पेपर हुआ है, इस पेपर के अंदर पार्ट बी में आए हैं 4 क्वेश्चन और पार्ट सी में आए हैं 6 क्वेश्चन। टॉपिक देखो कहाँ कहाँ से आए हैं। रामाचंद्रन प्लॉट से 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों पार्ट बी में रहे हैं। प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड स्टेबिलिटी से 2 क्वेश्चन आए हैं, दोनों पार्ट सी में आए हैं। मेटाबॉलिज्म से 2 क्वेश्चन आए हैं, एक पार्ट बी में आया है, एक पार्ट सी में आया है। एंजाइम से 1 क्वेश्चन आया है पार्ट सी के अंदर। न्यूक्लिक एसिड से 1 क्वेश्चन आया है पार्ट सी में, और ये जो बायोएनर्जेटिक्स है इससे 1 क्वेश्चन आया है पार्ट सी में, और एटम, मॉलिक्यूल्स एंड बॉन्डिंग से 1 क्वेश्चन आया है पार्ट बी के अंदर। तो ये हमारा टॉपिक हो गया एंजाइम वाला। ये जो है न्यूक्लिक एसिड, ये आएगा हमारे बायोमोलिक्यूल्स वाले टॉपिक के अंदर। मेटाबॉलिज्म, ठीक है, ये आ गया है। प्रोटीन की स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी भी हमारे बायोमोलिक्यूल्स में आएगा, और रामाचंद्रन प्लॉट भी हम उसी में रख रहे हैं क्योंकि वहीं पर हम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग में ही हम रामाचंद्रन प्लॉट को पढ़ते हैं। तो सारे क्वेश्चन आपको इन्हीं टॉपिक से मिलेंगे, तो मेक श्योर आप इन टॉपिक को बिल्कुल अच्छे से पढ़ें, और इस पेपर को सोल्व करने के बाद आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन अब पूछने स्टार्ट कर दिए गए हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं अपने पार्ट बी के सबसे पहले क्वेश्चन को। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये आया है रामाचंद्रन प्लॉट से। पार्ट बी का क्वेश्चन है, यानी 2 मार्क्स आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे अगर आप इसको सही करते हैं। गलत अगर करेंगे तो 0.5 माइनस हो जाएगा। 0.5, हाँ 0.5 आपका माइनस हो जाएगा। तो देखिए, गिवन बिलो आर रामाचंद्रन प्लॉट फॉर 4 डिफरेंट प्रोटीन। यहाँ आपको 4 प्लॉट दिए गए हैं रामाचंद्रन के, और इसमें डिफरेंट प्रोटीन्स की बात की गई है। आपको बताना क्या है, चूज द करेक्ट पेयर ऑफ प्रोटीन्स बोथ ऑफ विच आर प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल इन नेचर। आपको बताना है कि इनमें से कौन से 2 प्लॉट ऐसे हैं जो कि शो कर रहे हैं अल्फा हेलिकल, मतलब जो प्रोटीन है, जो पेप्टाइड है, उसमें प्रीडोमिनेंटली क्या है, अल्फा हेलिकल है। तो अगर आप किसी भी प्रोटीन की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, कोई भी प्रोटीन आपने लिया और उसके स्ट्रक्चर की आप बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें केवल अल्फा हेलिकल होगा,
उसमें कई सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, जैसे उसमें अल्फा हेलिक्स भी हो सकता है, उसमें बीटा शीट भी हो सकती है, उसमें बीटा टर्न भी हो सकते हैं, मोटिव भी हो सकता है, डोमेन भी हो सकता है। तो लेकिन आपको ऐसे प्रोटीन के बारे में बताना है जिसमें अल्फा हेलिकल वाला पार्ट प्रीडोमिनेंट है, यानी ज़्यादा है। तो कैसे बता पाएंगे? हमने पढ़ा हुआ है अबाउट द रामाचंद्रन प्लॉट, और हमने पढ़ा है कि जो अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर होती है उसमें दो पार्ट आते हैं, लेफ्ट अल्फा हेलिकल और राइट अल्फा हेलिकल। उसमें जो राइट वाला होता है वो डोमिनेंट करता है, यानी कि मोस्ट कॉमन जो है वो राइट वाला होता है। तो बाय डिफॉल्ट हम राइट हेलिक्स मान करके चलते हैं कि राइट अल्फा हेलिक्स है। मतलब अगर आपको कहीं नहीं बताया है कि कौन सा हेलिक्स है, बस खाली बता दिया है कि अल्फा हेलिक्स है, तो आपको राइट वाला कंसिडर करना होता है, क्योंकि एक बाय डिफॉल्ट केस होता है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन है। ऐसे ही हमारे इस क्वेश्चन में हुआ है, हमें केवल ये बता दिया गया कि अल्फा हेलिकल प्रीडोमिनेंट होना चाहिए उस प्रोटीन में, ये नहीं बताया कि राइट अल्फा हेलिकल या लेफ्ट अल्फा हेलिकल। तो हमें मान के चलना है राइट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर आप रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में पढ़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि जो लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो हमें यहाँ मिलता है, जिसमें 4 पार्ट होते हैं रामाचंद्रन प्लॉट में। इसमें यहाँ पर हमें मिलता है लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, जबकि यहाँ हमें मिलता है राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स। वन मोर थिंग, ऐसा नहीं कि यहाँ पॉइंट है और यहाँ हमने इंडिकेट किया है कि राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो सारे यहीं पर मिलेंगे, वो थोड़ा बहुत आसपास में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे डॉट की हेल्प से भी हम बता सकते हैं कि इस वाले एरिया में जो भी स्ट्रक्चर हमें, जो भी पॉइंट हमें दिखाई दे रहे हैं वो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स के हैं। यहाँ अगर मिलेंगे तो वो लेफ्ट हैंडेड के हैं, यहाँ मिलेंगे तो कोलेजन हेलिक्स है उस प्रोटीन के अंदर। यहाँ अगर ज़्यादा पॉइंट है यानी उसके पास पैरेलल बीटा शीट ज़्यादा है, यहाँ अगर ज़्यादा पॉइंट्स है तो मतलब उसके पास एंटी पैरेलल बीटा शीट ज़्यादा है, ठीक है। जैसे देखो, इन रामाचंद्रन प्लॉट एन अल्फा हेलिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय अ स्पेसिफिक रीजन विद अ नैरो रेंज ऑफ फाई एंड साई एंगल्स। These angles corresponding to the repeating pattern of the hydrogen bonds in the alpha helix structure. The average alpha helix has phi and psi angle of approximately -60 and -50, which are in the bottom left quadrant of the plot. जो ये प्लॉट है उसमें जो बॉटम है, बॉटम में भी जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पर हमें देखने को मिलता है। और ये जितने भी प्रोटीन हमने यहाँ रखे हुए हैं वो किस बिहाफ पर रखते हैं, उनका जो साई और फाई वाला जो पार्ट होता है, उनके जो एंगल, टॉर्जन एंगल हैं, उनके बिहाफ पर ही हम उनको पोजीशन देते हैं कि वो कहाँ लाई करेंगे। अगर आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है तो आप मेक श्योर करें कि इस टॉपिक को आप पढ़ लें। अब देखो खुद ही इसी पेपर के अंदर सेम शिफ्ट के अंदर और सेम पार्ट के अंदर सेम टॉपिक से 2 क्वेश्चन आए हैं, तो टॉपिक तो ये जरूरी है पढ़ना, ठीक है। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पढ़ा रखा है इसी चैनल पर, आप जा करके पढ़ सकते हैं रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में, ठीक है। तो इतना हमने जान लिया है कि अगर किसी प्रोटीन के पास राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है तो यहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे। अब हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर है, अब हमारे पास ये 4 स्ट्रक्चर है। देखो 4 में मैं देख रही हूँ कि चारों में ही यहाँ मुझे पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, यानी चारों प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स तो है, बट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, प्रीडोमिनेंटली हैव अल्फा हेलिक्स। आपको बताना है जिसके पास ज्यादा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर है। अगर आप देखते हैं फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर को तो देखो फर्स्ट में क्या है, ऑफ कोर्स यहाँ अल्फा हेलिकल भी है लेकिन ये वाला पोर्शन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है। तो इस प्रोटीन में जो कि ए प्लॉट में है, इस प्रोटीन में ऑफ कोर्स राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है लेकिन प्रीडोमिनेंट नहीं है, क्योंकि प्रीडोमिनेंट कौन है, ये वाला पार्ट है जो हमने पढ़ा था, एंटी पैरेलल बीटा शीट वाला प्रोमिनेंट है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें बी वाले की, तो बी में अगेन देखो यहाँ पर भी है लेकिन प्रीडोमिनेंट कर रहा है अगेन जो एंटी पैरेलल बीटा शीट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। सी में देखिएगा, सी में जो जितना भी प्रोटीन है उसमें प्रीडोमिनेंट कर रहा है अल्फा हेलिकल, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगेन आप यहाँ देखेंगे तो इस प्रोटीन में भी जो अल्फा हेलिकल वाला पार्ट है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर पार्ट्स, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सी और डी ऐसे प्रोटीन है जिनके पास प्रीडोमिनेंटली अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर मिल रही है, तो आंसर हमारा सी एंड डी यानी 4th विल बी द राइट आंसर। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके, ये क्वेश्चन आया है मेटाबॉलिज्म से, जिसमें आप ग्लाइकोलिसिस भी कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ ग्लाइकोलिसिस से भी क्वेश्चन आया हुआ है, प्लस ग्लूकोनियोजेनेसिस से भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच द एंजाइम्स विद इट्स एलोस्टेरिक एक्टिवेटर्स। हमें पता है कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जो कि एलोस्टेरिकली रेगुलेटेड होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, सब्सटेंसेस हैं जो इन एंजाइम को पॉजिटिवली रेगुलेट करते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कि नेगेटिवली रेगुलेट करते हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि ये जो एंजाइम्स आपको दिए हैं, क्या ये जो सामने लिखे हैं ये इनके पॉजिटिव मतलब एलोस्टेरिकली एक्टिवेटर है, यानी कि जो पॉजिटिवली अफेक्ट करेंगे, तो आपको बताना है। देखो, सबसे पहले हमने ग्लाइकोलिसिस के बारे में पढ़ रखा है, मैं उम्मीद करती हूँ आपने पढ़ा होगा, इसके बारे में पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद आसान है। सबसे पहले बात कर रहा है अबाउट द फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज। तो ये स्ट्रक्चर एक बार ये डायग्राम देखो, इसमें ग्लूकोज है, ग्लूकोज को कन्वर्ट किया हमने ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। यहाँ दो एंजाइम काम कर सकते हैं, हेक्सोकाइनेज एंड ग्लूकोकाइनेज। इसके बाद ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में, फिर ये कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट में। यहाँ जो एंजाइम आता है उसका नाम है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज, और फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज का जो पॉजिटिवली अफेक्ट करता है वो फ्रक्टोज 2,6 बिस फॉस्फेट है और एएमपी है। और अगर वहाँ एटीपी ज़्यादा है या सिट्रेट ज़्यादा है या फिर एच पॉजिटिव ज़्यादा है तो ये इसको नेगेटिवली रेगुलेट कर देंगे, यानी रिएक्शन नहीं हो पाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में दिया है फोस्फोफ्रक्टोकाइनेज और सिट्रेट इज नॉट एक्टिवेटर। अभी हम पढ़ के आए हैं सिट्रेट क्या है, नेगेटिव रेगुलेटर है, और हमसे पूछा है कि कौन एक्टिवेटर है, तो ये तो नहीं है, तो फर्स्ट अपना आंसर नहीं होगा। इसके बाद देखिए, फिर ये कन्वर्ट होता है, बहुत सारी रिएक्शन आती है, फिर पैप में कन्वर्ट होता है, फिर पैप से कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। यहाँ एक एंजाइम काम करता है पायरुवेट काइनेज। पायरुवेट काइनेज का पॉजिटिव रेगुलेटर है फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, जबकि नेगेटिव रेगुलेटर है एटीपी और एलेनिन। तो देखो यहाँ लास्ट में दिया है पायरुवेट काइनेज, फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट इज अ पॉजिटिव रेगुलेटर। बिल्कुल सही बात है, तो ये अपना सही आंसर हो जाएगा। चलिए इनको भी देख लेते हैं। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज, ये क्या करता है, पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज जब हम पढ़ते हैं ग्लाइकोलिसिस और फिर होती है क्रेब्स साइकिल, तो उन दोनों को एक रिएक्शन लिंक करती है जिसको बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ग्लाइकोलिसिस में बना है पायरुवेट और क्रेब्स साइकिल में हमें चाहिए एसिटाइल कोएंजाइम ए। तो ये जो पायरुवेट बना है ग्लाइकोलिसिस से, उस पायरुवेट को कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ताकि क्रेब्स साइकिल हो सके। तो जो भी इस रिएक्शन में होता है उसको हम लिंक रिएक्शन बोलते हैं। तो पायरुवेट का कन्वर्जन इन एसिटाइल कोएंजाइम ए, पायरुवेट का कन्वर्जन इनटू एसिटाइल कोएंजाइम ए, दिस इज कॉल्ड लिंक रिएक्शन, और इस रिएक्शन को करवाता है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, सो ये जो पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज है, इसके लिए अगर बात करें यहां पर हम देखें कब ये इनएक्टिव होता है। पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज इनएक्टिव कब होता है, यदि वहां पर जो रेशो है एसिटाइल कोएंजाइम ए की और साथ में जो कोएंजाइम हम देते हैं इसकी, मतलब कि एसिटाइल कोएंजाइम ए, एक मिनट रुकिएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए और अपोन में कोएंजाइम ए, अगर ये रेशो हाई है तो ये एंजाइम इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है, एसिटाइल कोएंजाइम ए। अगर वो ऑलरेडी ज़्यादा है सेल में तो ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन नहीं करनी है तो इसको इनएक्टिव करना पड़ेगा। तो अगर ये रेशो हाई है तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। अगेन NADH अपॉन NAD, अगर ये रेशो भी हाई है, इस रेशो का हाई होने का मतलब NADH ज़्यादा है और NAD कम है। तो अगर NADH ज़्यादा होता है तो अगेन NADH बनता है यहाँ, अगर ऑलरेडी सेल में NADH ज़्यादा है तो ये रिएक्शन को रोक दिया जाएगा। तो अगेन PDH का नेगेटिव रेगुलेटर कौन है, NADH है। अगेन यहाँ अगर बात की जाए ATP और ADP का जो रेशो है, अगर ये हाई है तो PDH फिर से इनएक्टिव हो जाएगा, यानी एसिटाइल कोएंजाइम A, NADH और ATP ये तीनों PDH यानी पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज के नेगेटिव रेगुलेटर है। तो देखो यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ हमें कहा है पायरुवेट डीहाइड्रोजिनेज NADH, ये इसका एक्टिवेटर नहीं है बल्कि ये इसका नेगेटिव रेगुलेटर है, तो ये अपना आंसर नहीं होगा। लास्ट में दिया है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, ये कहाँ आता है, ये आता है ग्लूकोनियोजेनेसिस में। जब हम पढ़ेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस तो वहाँ मैं आपको बताऊंगी कि पायरुवेट को फिर से कन्वर्ट करने के लिए पैप में हम सेम एंजाइम को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इरिवर्सिबल एंजाइम है।
तो पायरुवेट को फिर पैप में फिर से कन्वर्ट करने के लिए हमें अलग एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे पायरुवेट कार्बोक्सिलेज एंड पैप और फोस्फोकाइनेज। ये 2 एंजाइम हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस में यूज किए जाते हैं पायरुवेट को कन्वर्ट करने के लिए पैप में। ठीक है, तो यहीं पर आता है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। सो पायरुवेट कार्बोक्सिलेज के लिए पॉजिटिव होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए और नेगेटिव होता है एडीपी। ठीक है, तो अगर यहाँ बात की जाए एडीपी इस एंजाइम का नेगेटिव रेगुलेटर है, ना कि पॉजिटिव, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो इन चारों ऑप्शन में से केवल लास्ट वाला सही है जिसमें एंजाइम का सही पॉजिटिव रेगुलेटर दिया हुआ है, बाकी ये सारे क्या हैं, इन एंजाइम के नेगेटिव रेगुलेटर है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 4th। ठीक है जी, तो ये इन्फॉर्मेशन अगर आपके लिए नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आया है रामाचंद्रन प्लॉट से भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं और प्रोटीन के स्ट्रक्चर से भी कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाइपेप्टाइड शोन बिलो द सुपरस्क्रिप्ट -1 डिनोट द एटम ऑफ द प्रीवियस अमीनो एसिड while +1 denote the atom of the next amino acid. The atomic coordinates of how many and which of the following atoms are required to uniquely define the torsion angles psi and phi of रामाचंद्रन प्लॉट। तो देखो, क्वेश्चन तो हालांकि ये आसान था, लेकिन इंफॉर्मेशन जो है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो थोड़ी सी ज़्यादा चाहिएगी। क्वेश्चन को देखते हैं किस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको समझा रही हूँ। देखिएगा, अगर हम किसी भी पेप्टाइड की बात करते हैं तो पेप्टाइड क्या होता है, जिसमें अमीनो एसिड कम होते हैं, प्रोटीन जिसमें बहुत ज़्यादा अमीनो एसिड होते हैं। तो पेप्टाइड बनती कैसे है, हमने एक अमीनो एसिड लिया, हमने दूसरा अमीनो एसिड लिया, हमने तीसरा अमीनो एसिड लिया, हमने चौथा अमीनो एसिड लिया, ऐसे ही सो ऑन, कई सारे हो सकते हैं। इन दोनों को हम जोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी को ही हम एमाइड बॉन्ड भी बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ ये आपको पता होगा। ठीक है, तो अब हम अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें, एक अमीनो एसिड की, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होती है, NH2C अल्फा COOH, यहाँ H आता है और यहाँ R आता है। तो ये एक अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर है। जब मैं यहाँ रखना स्टार्ट करूँगी, इसको यहाँ रखूँगी पेप्टाइड बनाने के लिए, तो NH फिर आएगा C अल्फा और C डबल बॉन्ड O और OH, ये एक अमीनो एसिड हो गया है। दूसरा सेम अमीनो एसिड होगा ऐसे ही, ये दूसरा सेम अमीनो एसिड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, तो यहाँ हमें बनाना, देखो ये एक अमीनो एसिड हो गया है यहाँ तक, ये एक हो गया है, दोनों के बीच में बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कैसे बनता है, यहाँ से ये OH और यहाँ से ये H, इनको रिमूव कर दिया जाता है और यहाँ बन जाता है ये पेप्टाइड बॉन्ड, ये बन गया पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, अगेन अगर हम आगे लेंगे तो ऐसे आगे बनेगा, ऐसे पीछे बन सकता है। ठीक है, इस तरीके से ही पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। तो जब आप एक स्ट्रक्चर को देखते हैं प्रोटीन की कंप्लीट, तो आपको ऐसे दिखाई देगी। अभी तो हालांकि मैंने 2 लिए हैं, अगर मैं अगेन इसको थोड़ा सा और आगे करके दिखाऊं, यहाँ अगर मुझे अगेन पेप्टाइड बॉन्ड बनाना है तो ये OH और NH2 का जो एक H है, ये N, इसका ये एक H, यहाँ से OH निकाल के H2O की फॉर्म में निकल जाएगा और यहाँ अगेन एक पेप्टाइड बॉन्ड बन जाएगा। इसको फिलहाल के लिए मैं हटा रही हूँ ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में। तो ये बन गई है एक पेप्टाइड जिसमें 3 अमीनो एसिड हैं और 2 पेप्टाइड बॉन्ड हैं। लेकिन जब आप इसको पूरा देखते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से एक अमीनो एसिड स्टार्ट हुआ है और कहाँ ख़त्म हुआ है। तो मैंने आपको इसके लिए बताया था कि आपको NCC याद रखना है। NCC एक अमीनो एसिड है, NCC फिर नेक्स्ट अमीनो एसिड है। जैसे देखो यहाँ पर NCC, ये एक अमीनो एसिड है, NCC फिर ये दूसरा स्टार्ट हो गया है, NCC फिर ये तीसरा स्टार्ट हो गया है। तो पूरी स्ट्रक्चर आपको अगर दिखा दी जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। NCC एक अमीनो एसिड, NCC दूसरा अमीनो एसिड। तो यहाँ इस तरीके से अमीनो एसिड आ गए हैं। अब हमने पढ़ा है कि ये जो बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जो एंगल है,
इसको हम बोलते हैं, जो सी और सी के बीच में बनता है, इसको बोलते हैं हम साई। ये जो एंगल है ये साई होता है, और सी अल्फा और एन के बीच में ये है फाई। ये साई है, ये फाई है। यहां पर ये पेप्टाइड बॉन्ड है, यहां वैसे एंगल आता है ओमेगा, सॉरी जो रोटेशन पे एंगल आता है वो ओमेगा है, ठीक है। अगेन यहां अगर बात की जाए तो ये है एंगल फाई और ये है साई। अगेन ये फाई और ये साई। इस तरीके से हम बताते हैं रामाचंद्रन प्लॉट में भी कि ये एंगल फाई और साई होते हैं, ओमेगा होते हैं। इसी रिगार्ड में आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये यहां पर आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि कौन कौन सा एटम, कितने एटम और कौन सा एटम हम यूज करेंगे टॉर्जन एंगल को दिखाने के लिए रामाचंद्रन प्लॉट के अंदर। इस पूरी स्ट्रक्चर में आपको बताना है कि हम कौन कौन से एटम का इस्तेमाल करेंगे यदि हमें फाई और साई एंगल को दिखाना है। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप क्या कहेंगे, ये हमारे पास देखो NCC, ये एक अमीनो एसिड हो गया है, फिर ये C है, फिर यहाँ C आएगा N, ये दूसरा, मतलब ये मान लेते हैं फर्स्ट, इसको मान लेते हैं सेकेंड अमीनो एसिड, और इसके बाद का जो होगा इसको मान लेते हैं थर्ड अमीनो एसिड, ठीक है। तो यहाँ अगर फाई साई एंगल की हम बात करेंगे तो देखो जो C और N के बीच में होता है, यहाँ तो बनेगा पेप्टाइड बॉन्ड, N और C अल्फा के बीच में ये क्या हो जाएगा फाई, C और C के बीच में ये हो जाएगा साई। तो आप क्या समझेंगे, आप समझेंगे कि यहाँ पर N और C अल्फा हमें चाहिएंगे, हमें दो एटम चाहिएंगे N और C अल्फा टू डिफाइन द साई फाई। इसको फाई को डिफाइन करने के लिए हमें दो एटम चाहिएंगे N और C अल्फा। तो एक बार तुम सेकंड वाले को देखो, सेकंड में क्या दिया है, टू एटम्स चाहिएंगे N और C अल्फा फॉर फाई और C अल्फा और C फॉर साई। तो आप आंसर टिक कर देंगे ये वाला, बट ये आंसर नहीं है, ठीक है। समझो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो अगर मैं किसी अमीनो एसिड को बनाती हूँ, यहाँ पर मैंने एक अमीनो एसिड बना लिया है N C अल्फा C डबल बॉन्ड O, ये वाला बॉन्ड मैंने क्या बताया है आपको फाई, ये मैंने क्या बताया है साई। तो अगेन अगर मुझे फाई को दिखाना है तो मुझे बस क्या चाहिए N और C अल्फा चाहिए, यानी दो एटम चाहिए बस। अगर मैं दिखाना चाहती हूँ साई बॉन्ड, ठीक है, सॉरी फाई, मैं तो इनमें बड़ा कंफ्यूज होती हूँ, फाई साई, ये साई है ये फाई है, ठीक है, फाई है ये। अच्छा C अल्फा और C फॉर साई, ठीक है, बट इतना इनफ नहीं है। समझो ऐसा क्यों, क्योंकि अगर कोई आइसोलेटेड अमीनो एसिड है, कोई ऐसा अमीनो एसिड है जो आइसोलेटेड है, मतलब पेप्टाइड का हिस्सा नहीं है, तो वो टॉर्जन एंगल को डिफाइन नहीं कर सकता। टॉर्जन एंगल यानी जो साई फाई हैं उनको हम डाइहाइड्रल या फिर टॉर्जन एंगल भी बोलते हैं। तो एक आइसोलेटेड अमीनो एसिड कभी भी साई और फाई एंगल को नहीं शो कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे बताते हैं, खाली बस इतना बता देते हैं ये है और ये है, तो ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, एक सिंगल अमीनो एसिड के फाई और साई को दिखा रहे हैं, तो ये इनफ नहीं है। हालांकि बात सही है, होता इन्हीं के बीच में है, लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन है ये कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट दिखाने के लिए हमें क्या बताना पड़ेगा कि ये जो अमीनो एसिड है ये फर्दर किसी और से भी अटैच्ड है, किसी दूसरे अमीनो एसिड से, और ये वाला भी किसी दूसरे अमीनो एसिड से अटैच्ड है, तब जाकर के हम कहेंगे कि हाँ फाई साई एंगल आ सकता है। समझ आ गया है। अब जैसे देखो ये हमारे पास है, इसको अगर जोड़ना है तो मुझे यहाँ NH चाहिएगा। अगर ये बना है पेप्टाइड बॉन्ड तो मैं तुरंत समझ जाऊंगी कि हाँ यहाँ कोई पेप्टाइड है या फिर यहाँ कोई अमीनो एसिड है। और अगर अगेन यहाँ पर जो बना है, यहाँ पर अगर ये पेप्टाइड बॉन्ड बन गया तो मैं तुरंत समझ जाऊंगी कि यहाँ पर भी कोई अमीनो एसिड है, तो यानी ये पेप्टाइड बन गई है। अब मैं कह सकती हूँ कि फाई साई एंगल यहाँ वैलिड है। तो इसलिए केवल इतने से मैं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी कि फाई साई एंगल है या नहीं है, मुझे ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड और ये वाला पेप्टाइड बॉन्ड भी डिफाइन करना पड़ेगा। अब अगर मैं इतना दिखाती हूँ तो अब समझो, अगर मुझे दिखाना है ये वाला, मुझे अगर फाई दिखाना है तो फाई के लिए मुझे कितने एटम चाहिएंगे, 4। एक तो ये पूरा अमीनो एसिड, साथ में ये वाला बॉन्ड। ये पूरा अमीनो एसिड अगर ना हो तो क्या ये बॉन्ड ये एंगल बन सकता है, नहीं बन सकता। तो तीनों तो ये एटम चाहिएंगे मुझे, और साथ में जो प्रीवियस वाला है वो चाहिएगा अगर मैं
फाई दिखाना चाहती हूँ, और अगर मैं साई दिखाना चाहती हूँ तो ये पूरा अमीनो एसिड और जो नेक्स्ट अमीनो एसिड है उसका जो एन है वो मुझे चाहिएगा। ठीक है, तो अगर मुझे फाई एंगल को दिखाना है तो मुझे, अगर मैं इसको मान लेती हूँ I-1, इसको मान लेती हूँ मैं I, और इसको मान लेती हूँ मैं I+1, तो फाई को दिखाने के लिए मुझे क्या चाहिएगा, C चाहिएगा, ये वाला C I-1 का, यानी C I-1 वाला। ठीक है, N चाहिएगा I का, I क्या है, बेसिकली I बस एक इंडिकेशन है कि अमीनो एसिड है। I-1 इससे पहले वाला, I+1 उसके बाद वाला, तो N चाहिएगा मुझे I का, तो N I वाला, इसके बाद C अल्फा अगेन I वाला, C I वाला। तो ये 4 मुझे चाहिएंगे अगर मुझे फाई दिखाना है, और अगर साई दिखाना है तो N I वाला, C अल्फा I वाला, C I वाला, और ये N I+1 वाला, तब जाकर के मैं साई बता पाऊंगी। ठीक है, तो देखो अभी भी एंगल तो यहीं पर बन रहे हैं, एंगल तो फिलहाल यहाँ इनके बीच में ही बन रहे हैं, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि क्या ये अमीनो एसिड अकेला है या फिर जुड़ा हुआ है बाकी से। अगर जुड़ा है, पेप्टाइड बॉन्ड बने हैं साइड में भी आगे पीछे, तो ये वैलिड है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमारा आंसर जो है 2 नहीं होगा, फर्स्ट हो जाएगा। देखो फर्स्ट के लिए एक बार फिर से इसको वेरीफाई करते हैं। फर्स्ट के लिए देखो 4 एटम चाहिएंगे मुझे, अगर मुझे दिखाना है फाई, तो फाई के लिए C-1 यानी ये N C अल्फा और C, ये तो फाई के लिए, और साई के लिए ये वाला N C अल्फा, ये वाला C, और ये N+1 फॉर द साई। ठीक है, तो फाई के लिए, साई के लिए आंसर हो जाएगा अपना फर्स्ट। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, और नहीं अगर आया है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं फिर से इसको एक बार अलग से भी समझा सकती हूँ अगर नहीं आया है तो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। ये इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन से क्वेश्चन आया है, इतने बेसिक से आया है कि हम ऐसे टॉपिक को छोड़ ही देते हैं कि इतने बेसिक से तो कहाँ ही क्वेश्चन आएगा, लेकिन देखो आ गया है। ठीक है, अब देखो पूछा क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज करेक्ट। पानी के मॉलिक्यूल के बारे में कौन सी बात यहाँ सही है, ये हमें बताना है। तो इसके बारे में तो हालांकि हमने पढ़ा भी हुआ है कि जो वाटर की स्ट्रक्चर है वो कैसे होती है। तो यहाँ पर हमें पता है H2O होता है, तो ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को, हालांकि देखो इस बॉन्ड को बनाने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, किसी भी एक सिंगल बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, एक हाइड्रोजन का आया है और एक ऑक्सीजन का आया है, तो बिल्कुल म्यूचुअल शेयरिंग है दोनों के बीच में, हाइड्रोजन के ऑक्सीजन की, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसका है, एक इलेक्ट्रॉन इसका है, यानी ये जो बॉन्ड है हाफ इसका है, हाफ इसका है। लेकिन फिर भी ये जो ऑक्सीजन होता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखता है, अपने पास रख लेता है। ठीक है, तो इसको बोल देंगे पार्शियली नेगेटिव है ये, जबकि ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन का ही है बट इसके पास भी नहीं है, थोड़ा दूर है इससे, तो इसको पार्शियल पॉजिटिव बोल देते हैं। तो जो ऑक्सीजन है वो पार्शियल नेगेटिव है, जो हाइड्रोजन है वो पार्शियल पॉजिटिव है। तो इस तरीके से बनता है। और यहाँ ये जो 2 बॉन्ड बने हैं, ये जो 2 कोवेलेंट बॉन्ड बने हैं, इनके बीच का ये जो एंगल है ये 104.5 डिग्री का होता है, ये आपको याद रखना है। 104.5 डिग्री दोनों के बीच का ये एंगल होता है। तो एक बार देखो यहाँ विद एन HOH एंगल ऑफ 104.5। अगर आपको केवल एंगल के बारे में भी पता था तो भी आप अपने आंसर पे आ चुके थे। ठीक है, बाकी सब में एंगल जो है गलत दिया हुआ है, केवल थर्ड ऑप्शन में हमें सही दिया है। लेकिन यहाँ एक और कॉन्सेप्ट है कि जो ऑक्सीजन एटम है उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, sp2 है या sp है। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा बता देती हूँ, हो सकता है आगे कभी क्वेश्चन आए तो आप इसको समझ सको। देखो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हमारे आसपास जितने भी एटम हैं वो सब अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, सब स्टेबल होना चाहते हैं। तो स्टेबल होने के लिए, अच्छा वो फिलहाल अनस्टेबल क्यों है, या तो उनके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं या तो उनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, तो तब वो अनस्टेबल होते हैं। अगर कोई ऐसा एटम है जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए हैं उसकी स्टेबिलिटी से, मानो कि एक एटम है उसको 100 रुपये चाहिए लेकिन उसके पास हो गए हैं 200, तो वो क्या करेगा, अपने जो 100 एक्स्ट्रा हुए हैं उनको डोनेट कर देगा,
मुझे नहीं मतलब है इन 100 से, बस ये 100 जाएं तो मैं स्टेबल हो जाऊं। ऐसे ही मानो कोई एटम है, उसको 100 पर स्टेबिलिटी मिलती है, लेकिन उसके पास केवल 50 हैं, तो 50 और गेन करना चाहता है ताकि वो 100 पर आ जाए। तो हर एक एटम या तो कुछ डोनेट कर रहा होता है या तो कुछ गेन कर रहा होता है, किस लिए? ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, तो यहां पर हर एक जो एटम है, जैसे मानो अगर ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक और गेन करना चाहता है ताकि 2 होकर के ये स्टेबल हो जाए। तो हाइड्रोजन हमेशा किसी से बॉन्ड बनाने में रहेगा ताकि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। जैसे देखो ऑक्सीजन है, इसने क्या किया, हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना लिया ऑक्सीजन के साथ में, तो इसके पास अब फिलहाल 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, यानी ये स्टेबल हो गया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट आया है हाइब्रिडाइजेशन का, कि वो क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन अपने आप को स्टेबल करना चाहते हैं, तो वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। वो जो जुड़ना होता है उसी को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और ये जो होती है sp3 होती है, sp2 होती है और sp होती है। ये sp का मतलब क्या है, आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में भी, जो s ऑर्बिटल होता है, एक p ऑर्बिटल होता है, p में भी फिर आगे 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py, pz करके, ऐसे d का हो जाता है, ऐसे f का आता है, s में खाली 1 होता है। तो इस तरीके से ये है sp3, sp2 और sp। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में देखो, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के बारे में आपको पता होगा, तो यहाँ अगर 4 सिग्मा बॉन्ड हैं तो sp3 आता है हाइब्रिडाइजेशन, अगर 3 हैं तो आता है sp2, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो आता है sp। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि sp3 कब आता है, जब सारे सिंगल बॉन्ड बनते हैं तब आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 कब आता है, जब डबल बॉन्ड होता है तब sp2 आता है। और sp कब आता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तब आता है sp। ठीक है, जैसे आप देखो ये कार्बन मैंने लिया और कार्बन ने यहाँ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखे हैं, और फिर ये दूसरा कार्बन है, यहाँ फिर 2 हैं, फिर एक कार्बन है, एक कार्बन है, फिर यहाँ 3 है। तो 1 2 3, तो यहाँ 1 H आएगा, 1 2 3, तो यहाँ 1 H और 3 और एक 4, 3 और एक H, इस तरीके से आएगा। तो जो सिंगल बॉन्ड होता है वो सिग्मा होता है, तो यहाँ सिग्मा है, एक ये सिग्मा हो गया है, एक ये सिग्मा हो गया है, ये सिग्मा हो गया है। डबल बॉन्ड जो होता है उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यहाँ सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड, अगेन ये सिंगल है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और 2 होते हैं पाई, अगेन यहाँ सिग्मा बॉन्ड है। तो अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो देखो इस कार्बन में कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 4। इस कार्बन ने 4 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4। तो इस कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो कितनी हो जाएगी, देखो 4 सिग्मा के लिए, और सिंगल बॉन्ड है तो क्या आ जाएगी, sp3 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे अगर मैं इस कार्बन की बात करती हूँ तो इस कार्बन के पास देखो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड भी है, तो यानी क्या हो जाएगा, ये कार्बन sp2 हो जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूँ इस कार्बन की, तो देखो इस कार्बन में केवल 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 सिग्मा बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो इस कार्बन की sp हो जाएगी। इस तरीके से मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया है। अगर यहाँ इसी रिगार्ड में मैं वाटर की बात करती हूँ तो देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन है ये 4 बॉन्ड बनाता है, 2 तो बनाया इसने हाइड्रोजन के साथ में जिनको हम कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा और सिग्मा, और 2 बनाता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड। बाकी जो दूसरे जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसके जो हाइड्रोजन है उनके ऑक्सीजन जो है इनके साथ में बनाता है। तो एक ये बॉन्ड हो गया है, एक ये हो गया है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है। तो अगर मैं बात करूं इस ऑक्सीजन की, चारों बॉन्ड सिंगल हैं और 4 सिग्मा है, तो 4 सिग्मा है और सिंगल बॉन्ड है, तो इस ऑक्सीजन की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हो जाएगी। ठीक है जी, तो यहाँ अगर हम बात करें द ऑक्सीजन एटम इन द वाटर इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और जो HOH का एंगल है वो कितना है, 104.5 डिग्री है। तो आंसर अपना 3rd हो जाएगा। ठीक है जी, तो मैं उम्मीद करती हूँ ये सारे क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।